हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। और आज के इस वीडियो सेशन में हम 30 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी कि WWF का मुख्यालय हेडक्वार्टर्स कहाँ स्थित है। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर लोकेटेड। ऑप्शंस हैं दुबई यूएई, वियना ऑस्ट्रिया, ग्लैंड स्विट्जरलैंड या फिर लंदन यूनाइटेड किंगडम। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो सेशन की पीडीएफ करंट अफेयर्स फंड ऐप पर अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। न केवल इस वीडियो सेशन की बल्कि जितने भी हमारे डेली वीकली मंथली करंट अफेयर्स सेशंस आते हैं, सभी की पीडीएफ करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर अवेलेबल रहती है। ये पीडीएफ हम आपको 1 ईयर वैलिडिटी वाला जो हमारा पीडीएफ पैक है उसके तहत प्रोवाइड कराते हैं। तो 1 साल तक आपको कंप्लीट मटेरियल एक्सेस मिलता रहेगा, जो कि आपके हर एग्जाम के लिए यूज़फुल है, जहाँ पे करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, जैसे बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन है, यही मटेरियल आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की नीड नहीं रहेगी। तो एक पीडीएफ पैक आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में ही पिन कर दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप ये कोर्स बाय कर पाएंगे और कंप्लीट मटेरियल एक्सेस कर पाएंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, फिर करंट अफेयर्स सेशन की शुरुआत करते हैं। Who has assumed charge as the chairperson of the National Commission for Backward Classes NCBC? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, साध्वी निरंजन ज्योति। तो साध्वी निरंजन ज्योति ये चेयरपर्सन बनी है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की। वहीं किरण उमेश महाले, इन्हें मेंबर बनाया गया है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का ही। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में थोड़े से बेसिक्स जान लेते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आती है। ओरिजिनली एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी। 1993 में जब इसकी स्थापना हुई थी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट ऑफ 1993 के तहत। फिर 2018 में 102 वा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसके थ्रू इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, संवैधानिक स्टेटस इसे दिया गया। आर्टिकल 338 बी के तहत इसे रखा गया है। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट ऑब्जर्व्ड? अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, मार्च 30। तो 14 दिसंबर 2022 को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया और ये डिसाइड किया कि 30 मार्च को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट मनाया जाएगा। टर्की और 105 और कंट्रीज ने यह रेजोल्यूशन रखा था। कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कि ये डे मनाने का रेजोल्यूशन किसके द्वारा दिया गया था। अच्छा, जो ये डे है, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनईपी और यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएन हैबिटेट, इनके द्वारा मनाया जाता है या ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इस साल 2026 में ये फूड वेस्ट पर फोकस कर रहा है ये डे, और स्लोगन है जीरो वेस्ट स्टार्ट्स ऑन योर प्लेट। व्हेन इज द वर्ल्ड थिएटर डे सेलिब्रेटेड? विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, 27 मार्च। महत्वपूर्ण डे है, कई बार पूछा जाता है वर्ल्ड थिएटर डे। तो वर्ल्ड थिएटर डे 27 मार्च को मनाया जाता है। 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट के द्वारा। 2026 में इस डे का थीम है थिएटर एंड द कल्चर ऑफ पीस। अर्थ आर इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? अर्थ आर का आयोजन मार्च के आखिरी शनिवार को किस संगठन द्वारा किया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, WWF। तो अर्थ आर 2026 ये 28 मार्च 2026 सैटरडे के दिन ऑब्जर्व किया गया, 8:30 से 9:30 PM के बीच में। और इसके तहत जो नॉन एसेंशियल लाइट्स हैं आपके घर में, उन्हें स्विच ऑफ किया जाता है, घंटे के लिए एनर्जी सेव की जाती है। और इसे हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF के द्वारा। 2026 में 20 साल हो गए हैं जो ये अर्थ आर मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत सिडनी
न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया से हुई थी 2007 में। कैरोलिना मैरिन हु अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम बैडमिंटन बिलोंग्स टू विच कंट्री? कैरोलिना मैरिन जिन्होंने बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की है, किस देश से हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी है स्पेन। तो स्पेनिश बैडमिंटन प्लेयर हैं कैरोलिना मैरिन। इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है प्रोफेशनल बैडमिंटन से। 15 साल का इनका बहुत खूबसूरत कैरियर रहा है। और ये ओलंपिक ओलंपिक चैंपियन रही है, 3 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रही है, 8 टाइम यूरोपियन चैंपियन रही है और फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 भी रही है विमेन सिंगल्स में। ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने विमेन सिंगल्स में 2016 रियो ओलंपिक्स में। और नॉन एशियन फीमेल प्लेयर बनी जिन्होंने बैडमिंटन गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में जीता है। वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते हैं 2014, 15, 18 में। और नंबर 1 रैंक प्लेयर रही है 66 वीक्स तक। हु इनोवेटेड द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट जेवर? जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किसने किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नेशनल कैपिटल रीजन का दूसरा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनोग्रेट किया है जेवर, उत्तर प्रदेश में। हालांकि इसकी आधारशिला इस प्रोजेक्ट की आधारशिला नवंबर 2021 में रखी गई थी, क्योंकि 2020 में एग्रीमेंट एक साइन हुआ था स्विस फ्रॉम ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी के साथ। इस पूरे एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए 11,200 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट इसमें लगी है। तो अब अगर हम यूपी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की बात करें तो चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है लखनऊ में, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वाराणसी में, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अयोध्या एयरपोर्ट है जिसे महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं, और अब ये है 5वां नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी यानी कि IEPFA ऑर्गेनाइज द निवेशक शिविर इन विच सिटी? निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण ने किस शहर में निवेशक शिविर का आयोजन किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है भुवनेश्वर। तो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आता है, इन्होंने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी के साथ मिलकर और मार्केट प्रोटेक्टर इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर भुवनेश्वर उड़ीसा में निवेशक शिविर को ऑर्गेनाइज किया है। इससे पहले ये निवेशक शिविर पुणे, हैदराबाद, जयपुर, अमृतसर, बेंगलुरु, भुवनेश्वर यहाँ पर भी आयोजित किया जा चुका है। निवेशक शेयर में क्या होता है, जो भी अनक्लेम डिविडेंड्स हैं या शेयर पेंडिंग्स हैं पिछले 6 से 7 सालों में, ठीक है, तो उनको क्लियर किया जाता है। जो भी पेंडिंग है तो वो उसको दिया जाता है। ऑन स्पॉट KYC किया जाता है। जहाँ भी मान लीजिए ये निवेशक शिविर लग रहा होगा वहीं आपका KYC करके नॉमिनेशन अपडेट करके और जो भी क्लेम है आपका वो कंप्लीट किया जाता है। डेडिकेटेड कियोस्क बने रहते हैं स्टेक होल्डर कंपनीज और आर्टिस्ट द्वारा। What is the ways and means advances limit for the first half of financial 2026-27 for the government of India? भारत सरकार के लिए वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के लिए वेज एंड मीन्स एडवांसेस की सीमा क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 2,50,000 करोड़ रुपए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल 2026-27 के फर्स्ट हाफ यानी कि अप्रैल से नवंबर 2026 के लिए जो वेज एंड मीन्स एडवांसेस की लिमिट रखी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए वो 2,50,000 करोड़ रुपए है। और फ्रेश कैपिटल RBI दोबारा से कर सकता है जब इस WMA लिमिट की 75% यूटिलाइज किया जाए सरकार द्वारा। तो जो WMA स्कीम है 1997 में इसको शुरू किया गया था। पूछ लेते हैं बैंक के एग्जाम में, कभी कभी गवर्नमेंट का क्या है रिसीट्स एंड पेमेंट्स मिसमैच हो जाते हैं, तो उसी की पूर्ति के लिए गवर्नमेंट पैसा लेती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। तो इमीडिएट कैश गवर्नमेंट अवेल कर सकती है RBI से अगर उन्हें ज़रूरत है, और 90 दिन के अंदर अंदर सरकार को वापस करना होता है RBI को। और जो इंटरेस्ट लगता है वो लगता है उस वक्त जो रेपो रेट चल रहा हो उतना इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, जैसे 5%, 6%, जो भी रेपो रेट चल रहा हो। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ऑफ RBI एक्ट 1934 के तहत ये पूरा अरेंजमेंट किया जाता है WMA का। स्टेट गवर्नमेंट को भी देती है पैसा RBI इसी के तहत। अच्छा, अगर सरकार 90 दिन से ऊपर हो जाए कि पैसा वापस ही नहीं दिया आपने RBI को, तब ओवरड्राफ्ट के हिसाब से रेपो जो है आपको चार्ज लगता है। ओवरड्राफ्ट कितना होता है? इंटरेस्ट रेट जो लग रहा है ना रेपो रेट, उससे 2% और ज़्यादा। अगर 5 रेपो रेट है तो 7% के रेट से आपको इंटरेस्ट रेट देना होगा।
व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पेनल्टी इम्पोज्ड बाय द आरबीआई ऑन बैंक ऑफ इंडिया? आरबीआई द्वारा बैंक ऑफ इंडिया पर लगाए गए जुर्माने की राशि कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 58.50 लाख रुपीस। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 58.50 लाख रुपीस की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है बैंक ऑफ इंडिया पर, क्योंकि इन्होंने आरबीआई की जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट्स एंड क्लासिफिकेशन एंड इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट्स के जो डायरेक्शंस हैं उनका अनुपालन नहीं किया है। आरबीआई ने 3.10 लाख रुपीस की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है पाइन लैब्स लिमिटेड पर, आरबीआई के प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट से संबंधित डायरेक्शंस का अनुपालन नहीं किया है। आरबीआई ने 63.60 लाख रुपीस की पेनल्टी लगाई है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर। इन्होंने आरबीआई की जो नो और कस्टमर केवाईसी और फाइनेंशियल इंक्लूजन एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट इनका अनुपालन नहीं किया है। आरबीआई ने 95.40 लाख रुपीस की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर भी। इन्होंने आरबीआई की जो लिमिटिंग लायबिलिटी ऑफ कस्टमर्स इन अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन और ऑटोमेशन ऑफ इनकम रिकॉग्निशन एसेट क्लासिफिकेशन प्रोविजनिंग प्रोसेसेस इनका अनुपालन नहीं किया है। What is the theme of Payments Vision 2028 released by the RBI? आरबीआई द्वारा जारी किए गए पेमेंट्स विजन 2028 का विषय क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी है शेपिंग इंडियाज पेमेंट फ्रंटियर। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पेमेंट विजन पब्लिश करता आ रहा है 2001 से ही। तो इसमें क्या स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन रहनी चाहिए, जो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ पेमेंट है, सेटलमेंट सिस्टम है भारत में, उसके लिए। और जो प्रीवियस इस तरह का डॉक्यूमेंट था उसमें वो 2025 तक का था। तो आगे का लॉन्च किया गया है, इसका नाम है पेमेंट विजन 2028। इसका थीम है शेपिंग इंडियाज पेमेंट फ्रंटियर। दिसंबर 2028 तक का जो है ये विजन बनाया गया है। इसमें 15 स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स हैं जो अगले 3 सालों में लिए जाएंगे, 26, 27, 28 में। तो इन 15 इनिशिएटिव्स को देख लेते हैं। फैसिलिटी फॉर द रेमिटर टू इनेबल डिसेबल ट्रांजेक्शंस ऑन एनी डिजिटल पेमेंट मोड थ्रू इश्यूर चैनल, reports on cross-border payments, domestic trends, global developments, strategic implication for India's payment ecosystem, review of cross-border payments ecosystem with the objective to increase efficiency of cross-border payments, the streamline cross-border payment authorization under PSS Act 2007 and FEMA 1999, limiting liability of customers shared responsibility framework, recognize small payment system providers perpetual regulatory sandbox, develop payments research and training capacity, framework for interoperability and innovation in trades, cyber key risk indicators, framework for non-bank payment system operators, review of design and security features of checks and explore introduction of electronic checks, facilitate enhanced access to payment data, reimagine card payments in India, payment switching service, bringing entities playing critical role in payments ecosystem within the regulatory ambit, and last, implementing a uniform domestic legal entity identifier. CDOT has signed an MOU with which police to strengthen smart policing capabilities. स्मार्ट पुलिसिंग क्षमताओं को मजबूत करने के लिए सीडॉट ने किस पुलिस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन है दिल्ली पुलिस। तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आता है, इन्होंने दिल्ली पुलिस के साथ एमओयू साइन किया है एडवांस टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंडिजीनियस और सिक्योर पुलिसिंग सॉल्यूशंस के लिए नेशनल कैपिटल में। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडिया हैज साइन कॉन्ट्रैक्ट्स विद विच कंपनी फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ तुंगुस्का एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने तुंगुस्का वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली खरीद के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन सी है जेएससी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 858 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, जिसके तहत तुंगुसा एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम और इंस्पेक्शन डिपो लेवल ऑफ पीएटाई लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉनाइजेशन एयरक्राफ्ट इनको बाय किया जाएगा। तो पहला कॉन्ट्रैक्ट तुंगुसा एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के लिए है 445 करोड़ का इंडियन आर्मी के लिए, जो कि जेएससी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट रशिया के साथ किया गया है। डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह भी इस मौके पर मौजूद रहे। दूसरा इंस्पेक्शन डिपो लेवल, ये 413 करोड़ रुपए का जो है एग्रीमेंट है, ये बोइंग इंडिया डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया गया है। विच कंट्री ऑर्गेनाइज द फर्स्ट ब्रिक्स यूथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग? किस देश ने पहली ब्रिक्स युवा समन्वय बैठक का आयोजन किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है इंडिया। तो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फर्स्ट ब्रिक्स यूथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया है। ब्रिक्स की जो
चेयरशिप है 2026 के लिए भारत के पास ही है। थीम रहेगा बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ब्रिक्स में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई है। और जो पहले ये ब्रिक हुआ करता था, साउथ अफ्रीका बाद में जुड़ा 2010 में, और जो ब्रिक है इस ये टर्म दिया था जिमोनेल ने। What is the name of the operation launched by Indian Navy to safeguard energy shipments passing through Strait of Hormuz? भारतीय नौसेना द्वारा हॉर्मुज जलद मरुस्थल से गुजरने वाले ऊर्जा शिपमेंट की सुरक्षा के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन है ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। तो देखिए, आप जानते हैं वेस्ट एशिया में जिस तरह का संघर्ष चल रहा है, तो इंडियन नेवी ने जो भी इंडिया बाउंड शिपमेंट्स हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक अभियान शुरू किया है, उसका नाम है ऊर्जा सुरक्षा। ठीक है, तो एलपीजी, एलएनजी यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रही है, उन्हें सुरक्षा देने का कार्य किया जा रहा है इंडियन नेवी द्वारा। द वायुमान प्रोजेक्ट एम्स टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट। वायुमान परियोजना का उद्देश्य क्या विकसित करना है? राइट आंसर ऑप्शन डी हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम। इंडियन एयरफोर्स ने वायुमान प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया है, जिसके तहत इंडिया का फर्स्ट हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। तो वायुमान प्रोजेक्ट ये एक स्मॉल ऑटोनोमस ड्रोन है और इसको ड्रॉप किया जा सकता है मूविंग हेलीकॉप्टर से मिड फ्लाइट में। Once released, drone unfolds its wings, activates propulsion, and operates as either a surveillance asset or precision-guided munition. वायुमान is an indigenous air-launched effects program, और इस प्रोजेक्ट को लीड किया जा रहा है इंडियन एयरफोर्स के डायरेक्टरेट ऑफ एरोस्पेस डिजाइन के द्वारा। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देख लेते हैं। अल्फ्रेड नोबेल किस कंट्री से थे? स्वीडन से। इंडिया वॉन द फर्स्ट नोबेल प्राइज, मतलब किस भारतीय ने पहला नोबेल प्राइज जीता है? रविन्द्रनाथ टैगोर। नोबेल पीस प्राइज कहाँ दिया जाता है? ओस्लो, नॉर्वे में। पहला नोबेल प्राइज किस साल दिया गया था? 1901 में। और फर्स्ट इंडियन कौन थे जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया फिजिक्स में? सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, यानी कि सीवी रमन। टू द पॉइंट क्वेश्चन देखिए, इनके आंसर आपको अभी करने हैं कमेंट बॉक्स में। क्रोएशिया की कैपिटल बतानी है, एस्टोनिया की कैपिटल बतानी है, अल्बानिया की कैपिटल बतानी है, अर्मेनिया की कैपिटल बतानी है, और बुल्गारिया की क्या कैपिटल है ये आपको बतानी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश क्या कीजिए। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी हमें आप बताने की कोशिश करें। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं, तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो ये कोर्स आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद आप ये कोर्स बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है, हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करना ना भूलिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर हम आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं, और काफ़ी सारे क्विज भी हम यहाँ पर आपके साथ शेयर करते हैं। थैंक यू गाइस।